दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के रायसेन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि मेला का किया विधिवत शुभारंभ। 13 अप्रैल तक चलेगा मेला। एक ही मंच पर मिलेगी कृषि से संबंधित हर जानकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी। बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को पीएम किसान के तहत 3,000 रुपए अतिरिक्त देने का वादा। धान, आलू और आम की फसलों का सही दाम दिलाने के लिए भी लाई जाएगी स्कीम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आधिकारिक लोगो और ब्रोशर किया लॉन्च। कहा, जब हमारे अन्नदाता होंगे मजबूत तभी विकसित राज्य बनेगा राजस्थान। 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाला ये आयोजन प्रदेश के लाखों किसानों के लिए साबित होगा नॉलेज हब। बिहार सरकार पान विकास योजना के तहत किसानों को मगही पान की खेती पर दे रही अनुदान। किसान मात्र 100 वर्ग मीटर में पान की खेती शुरू कर 11,750 रुपए तक का पा सकते हैं सीधा सरकारी अनुदान। पूरे बिहार में 6,30,000 वर्ग मीटर में पान की खेती कराने का है लक्ष्य। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू। पहले ही दिन 45 उपार्जन केंद्रों पर खरीदा गया कुल 1,616 क्विंटल गेहूं। इस वर्ष गेहूं उपार्जन के लिए 19,04,000 किसानों ने कराया पंजीयन। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार किसानों को बेहतर समर्थन देने के लिए है प्रतिबद्ध। खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेला का विधिवत शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले में फसल बीमा, ऋण, कृषि अवसंरचना कोष, उन्नत बीज उर्वरक, जैविक प्रमाणन, एफपीओ मार्केटिंग और भविष्य के कृषि रोड मैप से संबंधित हर जानकारी एक ही मंच पर मिल सकेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रायसेन में 13 अप्रैल तक होने वाला राष्ट्रीय स्तर का कृषि मेला वास्तव में खेती का गेम चेंजर कृषि महाकुंभ होगा। उन्नत कृषि महोत्सव के दौरान कुल 20 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनके लिए 4 अलग अलग सेमिनार हॉल बनाए गए हैं। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर आदरणीय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का भी यहाँ हृदय से स्वागत। ये केवल सभा नहीं है, ये कोई रैली भी नहीं है। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है,
ऐसा नहीं है कि केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह ही नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने, इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कल अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो राज्य की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए वादे किए गए हैं। बीजेपी की सरकार बनने पर उन्हें पीएम किसान के तहत 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निशुल्क एचपीवी टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले, वो हम सुनिश्चित करेंगे। घोषणा पत्र में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे। किसानों को धान, आलू और आम की फसलों का सही दाम दिलाने के लिए एक नई स्कीम लाई जाएगी। इससे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाए, इसलिए हम एक योजना लेकर आएंगे जिसे आलू, धान और आम की खेती करने वाले किसानों को कोई तकलीफ न मिले। हर किसान का 100% एक ग्राम धान 3100 रुपये के दाम से बंगाल सरकार खरीद लेगी, जिससे धान के किसानों को सस्ते दाम में अपनी उपज बेचनी न पड़े। घोषणा पत्र में कहा गया कि पुराने चाय बागानों को फिर से शुरू करने और दार्जिलिंग ब्रांड को दुनिया भर में मशहूर करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, जो बागानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तय करेगा और दार्जिलिंग ब्रांड को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाएगा। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी की ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध फिर से एक बार करने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे, जो
चाय बागानों के श्रमिक, चाय के उचित मूल्य और विश्व के बाजार में चाय के निर्यात की संभावनाओं को तरासेगा और एक रिपोर्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल के अंदर देगा। बाकी के 4 साल में हम चाय बागानों को फिर से खुशहाल बनाने का प्रयत्न करेंगे। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार की योजनाओं को बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया है। हम इसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम विकसित करने में जुट गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आधिकारिक लोगो और ब्रोशर लॉन्च करते हुए कहा कि जब हमारा अन्नदाता मजबूत होगा तभी राजस्थान विकसित राज्य बनेगा। 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाला ये आयोजन प्रदेश के लाखों किसानों के लिए नॉलेज हब साबित होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जयपुर में 23 से 25 मई 2026 तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन होगा। एक ऐसा मंच होगा जहां किसान दुनिया भर के वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता एक साथ बैठकर संवाद करेंगे और कृषि के भविष्य की दिशा तय करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के लिए 15 अप्रैल से प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में ये रथ भेजे जाएंगे। इन रथों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार होगा और इनमें एक सुझाव पेटिका भी होगी ताकि किसान सीधे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। 15 तारीख को हम ग्राम के लिए जो गांव-गांव में जाएंगे, हमारे रथ तैयार हो रहे हैं। उन रथों में हमारे जो एग्रीकल्चर के हमारे सुपरवाइजर हैं, कृषि मित्र हैं, उनको पूरी तरह से हमारा विभाग उनको उसमें समाहित करते हुए उनको किस तरह से जाना है, क्या रूट बनेगा। हर गांव में हमारा पंचायत में ज्यादा से ज्यादा रूट बना करके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, उनको लेकर के जाएं। 20 दिन हमारे ये रथ रहेंगे, गांव में जाएंगे। उसमें हम एक सुझाव पेटी भी रख रहे हैं। किसानों के सुझाव बहुत आवश्यक है। उन सुझावों को रखते हुए कि किसान क्या चाहता है, किसान की आय कैसे बढ़ सकती है। और हम भी उसमें कहना चाहेंगे, किसान जब सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार हमें फायदा दे, हमारे किसानों को उन्नत करे, तो हमारा भी अधिकार बढ़ता है कि किसान भी पूरी तरह से साथ दें और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये किसानों को भी करना पड़ेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करें। उन्होंने भूमि की उर्वरता बचाने के लिए मृदा प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से अपनाने और आधुनिक सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने की भी अपील की। आज हम देख रहे हैं किसान परेशान होता है, डीएपी और यूरिया इतना डाल देता है कि एक बार फसल हो जाती है, अगले बार नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करे। जब वो मृदा चेक कराता है, मिट्टी को चेक कराता है, तो उसमें कितना खाद, कितना डीएपी डालना चाहिए, ये भी उसको सोचना होगा। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे पूर्वजों ने जिस जमीन को हमारे लिए छोड़ा, हमारे लिए उनको छोड़ने कितने कितने उन्होंने दुख पाए, लेकिन हमारी मिट्टी को खराब नहीं होने दिया, हमारी धरती को खराब नहीं होने दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा पानी अंदर नहीं जा रहा है, जितनी बारिश होती है वो बह के निकल जाता है। उसका उपयोग हम कैसे करें? हम उसके माध्यम से रिचार्ज ट्यूबवेल लगा करके या कोई एक खड्डा खोद करके उसको रिचार्ज का पॉइंट बनाकर उस जमीन के अंदर पानी को कैसे लें। ये कुछ काम ऐसे हैं जिनको प्रकृति पर आधारित हैं, लेकिन उसका उपयोग हम ठीक प्रकार से ले सकते हैं। हरी खाद का उपयोग हम कैसे करें, ऑर्गेनाइज खेती की तरफ हम कैसे जाएं, जिससे कोई बीमारी भी नहीं हो, स्वस्थ भी रहे, मस्त भी रहे और हमारी आमदनी भी बढ़े। और आइए अब चलते हैं बिहार सरकार पान विकास योजना के तहत किसानों को मगही पान की खेती पर अनुदान दे रही है। ये योजना बिहार के गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, दरभंगा और सारण जिला में लागू की जा रही है। इन चयनित जिलों के किसान मात्र 100 वर्ग मीटर में पान की खेती शुरू कर 11,750 रुपए तक का सीधा सरकारी अनुदान पा सकते हैं। अनुदान का लक्ष्य किसानों को फिर से इस पारंपरिक फसल की ओर आकर्षित करना है। अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 है। पूरे बिहार में 6,30,000 वर्ग मीटर में पान की खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है। माना जाता है कि मगही पान का पत्ता अन्य पान के पत्तों की तुलना में ज्यादा आकर्षक और सुंदर होता है। इसके अलावा इसका मीठापन और रेशा इस पान को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ भी बनाता है।
अमेरिका और ईरान युद्ध और संघर्ष विराम के बीच दुनिया में एलपीजी की सप्लाई एक चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं राजस्थान का मोतीपुर गांव आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी गढ़ रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के इस गांव में 4 साल से एलपीजी का कोई सिलेंडर नहीं मंगवाया गया। पशुपालकों द्वारा घर में ही बायोगैस का निर्माण कर इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरत के लिए किया जा रहा है। देखते हैं कैसे बायोगैस के माध्यम से ये गाँव आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की एक मिसाल बन रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील का मोतीपुर गांव एक ऐसा गांव जहां 4 साल से नहीं मंगाया गया है कोई एलपीजी सिलेंडर। घर में ही बायोगैस का निर्माण करके किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 4 साल पहले मोतीपुर गांव के घरों में बायोगैस प्लांट लगाने की कवायद शुरू हुई। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सरकार की कोशिशों से 120 घरों में बायोगैस प्लांट लगाया गया, जिसके जरिए पशुपालक घर में ही बायोगैस का निर्माण कर उसका इस्तेमाल आत्मनिर्भर विकल्प के तौर पर कर रहे हैं। पशुपालकों ने बताया कि 40,000 की लागत वाले प्लांट में 30,000 की सब्सिडी सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दी गई है। वहीं 10,000 रुपए उनके द्वारा वहन किए गए। सरकार ने जो योजना चलाई इससे हम बहुत खुश हैं और इससे हमारे को घरों में जो ये गैस से जो काम आता है इससे पूरा काम हो जाता है बायोगैस से। कहेंगे इससे खाना बन रहा है हमारा, लगभग 8 सदस्य हैं हम, उससे पानी भी गर्म होता है, खाना बनता है, हमारा सब काम इससे ही होता है। लगभग एलपीजी 4 वर्ष से बंद कर रखा है हमने और जब से ये लगा है हमारा दोनों टाइम का खाना इस पे पकता है। इस गांव में 4 साल से एक भी सिलेंडर नहीं आया। जिस घर में जो ये चल रहा है प्लांट है बायोगैस का, उस घर में अभी तक कोई नहीं आया और रेगुलर उसकी गैस बचती है और पड़ोसी को भी देते हैं। गांव में सब्सिडी के रूप में इस प्लांट की कीमत कंपनी की तरफ से 40,000 रुपये आके गई है। तो इसमें सरकार की तरफ से 30,000 रुपया पर प्लांट के ऊपर सब्सिडी मिली। काश्तकारों से 10,000 रुपये राशि ली गई। बायोगैस के इस्तेमाल से जहां एक और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं उन्हें अतिरिक्त बचत भी हो रही है। बायोगैस प्लांट से निकलने वाले वेस्ट को भीलवाड़ा डेयरी द्वारा खाद्य निर्माण के लिए 75 पैसे प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है, जिसके माध्यम से पशुपालकों को प्रति माह 1,800 से 2,000 रुपए की अतिरिक्त आय भी हो रही है। 120 घरों में जो गोबर गैस बनती है, वो गैस बनने के बाद में उनका रसोई का काम भी चलता है, उनके परिवार का जैसे सारी गैस का काम उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। साथ ही साथ में जो उनका स्लड है, जो वेस्टेज गोबर है, उसको भीलवाड़ा डेयरी खरीदती है। अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए निश्चिंत हैं और हम स्वावलंबन की दिशा में एक प्रयोग करके देश को एक तरह से दिशा दे सकते हैं कि इस प्रकार से भी किया जा सकता है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। इसके चलते वस्त्र उद्योग की इकाइयों में बड़ी मात्रा में एलपीजी की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी बायोगैस को एलपीजी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की कोशिश हो रही है। किसान के लिए समझिए, उसके लिए भी एक बचत हो जाएगी बायोगैस से और उनको निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। तो बायोगैस की तरफ अपने को बढ़ना चाहिए। मीथेन जैसी गैस जो ओजोन परत को खतरा है, वो भी इस गोबर से निकल के खत्म हो जाएगी और बाकी का जो लिक्विड गोबर है वो वापस खेतों में डाला जा सकता है। तो आत्मनिर्भर भी बनेगा और बीमारियों से दूर भी होगा और गाय भी बचेगी। मोतीपुर गांव आत्मनिर्भर भारत का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहां एक और पशुपालक बायोगैस के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वहीं अतिरिक्त आय से सशक्त भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में आसिंद तहसील के पशुपालक अपनी महती भूमिका निभाते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और
नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन 45 उपार्जन केंद्रों पर कुल 1616 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। वहीं शेष संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि इस वर्ष गेहूं उपार्जन के लिए 19,04,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल से 3.60 लाख अधिक है। यह आंकड़ा राज्य में किसानों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। वहीं इस वर्ष सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के 77 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार किसानों को बेहतर समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 97,474 किसानों ने 4.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक कर लिए हैं। और देश भर में गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है। हरियाणा में भी 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। 10 दिन में खरीदे गए कुल गेहूं का भुगतान भी किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए भेजना शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार ने बयान में कहा है कि गेहूं किसानों के खाते में उनकी उपज के एवज में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इसके साथ ही सरसों किसानों को भी 4 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया है। 10,000 गेहूं किसानों के खाते में 13 करोड़ पहुंचा दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कहा है कि किसानों की उपज खरीद के साथ ही भुगतान शुरू कर दिया गया है। सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि किसानों को गेहूं की एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अब तक 13 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये राशि करीब 10,000 किसानों के खातों में भेजी गई है। बता दें कि राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद चालू है, जो 15 मई तक जारी रहेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी ICAR-CMFRI के मद्रास क्षेत्रीय केंद्र द्वारा तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए मत्स्य प्रबंधन योजनाएं विषय पर एक महत्वपूर्ण हितधारक बैठक का आयोजन किया गया। विभिन्न तटीय गांवों से आए मछुआरा प्रतिनिधियों ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और मत्स्य संसाधनों के सतत प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर मत्स्य प्रबंधन को मजबूत कराना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। और केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम यानी NSTFDC ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित विश्व युवा केंद्र में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह के दौरान NSTFDC ने देश भर के उन सफल अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सम्मानित किया जिन्होंने NSTFDC योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करके स्थायी उद्यम स्थापित किए हैं। ये लाभार्थी विभिन्न जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्होंने पारंपरिक व्यंजन, स्वास्थ्य सेवाएं, मुर्गी पालन, डेयरी, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, खुदरा व्यवसाय, सिलाई आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम स्थापित किए हैं। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि 4,400 करोड़ रुपए का कारोबार फैला हुआ है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा लाभार्थी जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्वरोजगार की बात पर भी बल दिया। देखा कि 4,400 करोड़ का माने कारोबार या लोन पैसा हम लोग का फैला हुआ है और इसमें से 16 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी इसमें जुड़े हुए हैं। आप इसलिए लोग को ऐसा करिए, उनका माइंडसेट को ऐसा करिए, वो नौकरी ना करे, वो रोजगार करे। रोजगार माने इनकम करना है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के किसान गेहूं, मक्का, जौ और जीरा की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों और मेथी की पकी पौध की भी कटाई कर लें। राजस्थान में ही किसान मक्का और मूंग की फसलों की हल्की सिंचाई कर लें। यहाँ इस मौसम में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, लोबिया, भिंडी और लौकी की बुवाई की जा सकती है। बात करें गुजरात की तो यहाँ के किसान अरंडी, अरहर, तंबाकू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ और लहसुन की पकी फसलों की कटाई कर लें। दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा वाले इलाकों के किसान खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। वहीं महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र के किसान गेहूं और प्याज की पकी फसलों की कटाई कर लें।
साथ ही यहाँ के किसान गन्ने और मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए इनकी समयानुसार सिंचाई कर लें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान प्याज, हल्दी और अंगूर की पकी पौध की कटाई जारी रखें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान गेहूं, हल्दी, संतरा, तरबूज और खरबूजे की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण के किसान मूंगफली, आम, काजू, तरबूज, मिर्च, बैंगन और टमाटर की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार तेजी से जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कठुआ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठुआ की रैली में कहा कि बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। कन्नौज जिले में IUML कार्यालय सहित अन्य जगहों पर हुई तोड़फोड़ का UDF ने सत्ताधारी माकपा पर आरोप लगाया। पुलिस की जांच जारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ऊर्जा क्षेत्र और LPG निर्यात पर अहम चर्चा के साथ 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे का हुआ समापन। दौरे के दौरान विक्रम मिस्री ने अमेरिका की ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात कर कोयला गैसीकरण और द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार के नए रास्तों पर की चर्चा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।